the various kinds of the partners in a partnership firm. Number one is actual, active, or ostensible partner. The second is the sleeping. The third is the nominal. Number one is called as the actual, active और ostensible partner. जो पार्टनर्स रोजमर्रा का काम देखते हैं, फर्म का सारा जितना भी बिजनेस का पूरा काम है, एक्टिवली उसको ज्वाइन करते हैं और देखते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एक्चुअल, एक्टिव और ओस्टेंसिबल पार्टनर. अगर ऐसे पार्टनर्स में से कोई रिटायर होना जा रहा है तो उसको पहले एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है और तभी जाके वो उस फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है. द सेकेंड पार्टनर्स आर कॉल्ड एज द स्लीपिंग और द डोरमेंट पार्टनर्स. ये वो लोग होते हैं जो फर्म के बिजनेस में पैसा तो लगाते हैं बट उसकी डे टू डे फंक्शनिंग में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अगर ये पार्टनर्स फर्म के बिजनेस को छोड़ना चाह रहे हैं, रिटायर होने जा रहे हैं, तो इनको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है. थर्ड काइंड ऑफ द पार्टनर्स आर कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर्स. ये पार्टनर्स केवल नाम के पार्टनर्स होते हैं. ये फर्म में कोई भी पैसा नहीं लगाते हैं, इनका केवल नाम ही बहुत है. इनका नाम, ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कि ये तैयार हो जाते हैं अपना नाम किसी फर्म के साथ जोड़ने के लिए, और इनको कोई प्रॉफिट्स वगैरह भी शेयर नहीं किए जाते हैं. इनका केवल और केवल काम है कि इनका नाम उस फर्म के साथ जोड़ा जाता है. बट एक बात ध्यान रखने वाली है, दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज को ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज कई बार इनका नाम सुनकर ही उस फर्म में कोई कुछ परचेज करने के लिए या कोई डील करने के लिए तैयार हो सकती है. सो दैट्स वाई दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टीज ऑलवेज. देन द नेक्स्ट इज द पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पैसा तो लगा देंगे बट और हम प्रॉफिट भी शेयर कर लेंगे, बट हम लॉसेस शेयर नहीं करेंगे. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना है तो इन दैट केस दीज काइंड ऑफ द पार्टनर्स विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. देन द फिफ्थ काइंड ऑफ द पार्टनर आर कॉल्ड एज द सब पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करता है और बाकी पार्टनर से इसकी सहमति भी ले लेता है, सो दैट थर्ड पर्सन to whom he is sharing his profit can be called as a sub partner. And now the next important concept, partner by estoppel or holding out. अगर किसी इंसान का बिहेवियर ऐसा लगे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि ये आदमी इस फर्म का पार्टनर है जबकि वो एक्चुअली ना हो, सो इस तरीके का जो इंसान है जिसने ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट. याद रखिएगा कि इस तरीके के जो पार्टनर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज लायबल टू द थर्ड पार्टीज, टू द थर्ड पर्सन. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल हियर. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फर्म एंड इन दैट फर्म देर आर 4 पार्टनर्स ABCD. फर्म का नाम है शांति एंटरप्राइजेस. मिस्टर एक्स उस फर्म में जाते हैं और जाकर बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो भी उस फर्म के पार्टनर हो. उसी समय वहां पर मिस्टर वाई भी आ जाते हैं. मिस्टर वाई काफ़ी एक इन्वेस्टर हैं, आप कह सकते हैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी सारे बिजनेसेस में. मिस्टर एक्स उनके सामने ऐसा शो करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं कि ऐसा लगने लग जाता है कि मिस्टर एक्स भी ABCD के साथ पार्टनर हैं, शांति एंटरप्राइजेज में पार्टनर हैं. मिस्टर वाई इस बात पर विश्वास करते हुए उस फर्म में 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं. अब क्या लेटर ऑन अगर जब पैसा वापस देने की बात आएगी तो क्या ABCD रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर मिस्टर एक्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे? इन दिस केस मिस्टर एक्स वुड बी कॉल्ड एज पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट. अब वो वापस नहीं जा सकते हैं अपनी बात से, वो पीछे नहीं हट सकते हैं, एंड ही वुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद मिस्टर ABCD टू पे द मनी बैक टू द इन्वेस्टर, टू मिस्टर वाई. और जो जब पैसे वापस करने की बात आएगी तो मिस्टर एक्स को भी प्रॉपरली वो पैसे वापस करने पड़ेंगे. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या मीनिंग है? होल्डिंग आउट मीन्स टू रिप्रेजेंट. स्ट्रेंजर्स हु होल्ड देमसेल्व्स और रिप्रेजेंट देमसेल्व्स टू बी पार्टनर्स इन अ फर्म whereby they induce others to give credit to the partnership are called as partners by holding out. जब कोई आदमी खुद ही अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ जबकि वो ना हो, दैट कैन बी द केस ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. और पार्टनर बाय ईस्टॉपल क्या होता है? जब वो आदमी खुद ऐसा बिहेव ना करे लेकिन बाकी लोग उसको ऐसा शो ऑफ कर रहे हो कि ये हमारे साथ पार्टनर है और वो वहां पर चुप रहे. या तो वो साफ तभी बोल देता कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो चुप रहा और उनके साथ पूरा पूरा उसने साथ दिया. उनका जो भी वो उस बाकी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन आर केस ABCD एक्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर देखो ये हमारे साथ पार्टनर है. एक्स को उस समय कहना चाहिए था बट एक्स चुप रहा. तो इन दैट केस
that Mr. X would be called as the partner by estoppel. So these are the main important concepts related with the partner by estoppel or holding out. When we talk about the effects of holding out, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो बंदा अपने आप को पार्टनर बाय ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट जैसा दर्शाता है, वो आगे चलकर भी जो भी पैसा इन्वेस्टर ने वहां पर इन्वेस्ट किया है, बेचारे थर्ड पर्सन ने इस बिलीफ पर इन्वेस्ट किया है कि मिस्टर एक्स ये बंदा यहाँ पर पार्टनर है, तो वो बंदा मिस्टर एक्स अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता है. ही वुड बी इक्वली लाइबल टू पे द मनी बैक or to pay the borrowed money back to Mr. Y or to that outsider. So this is the effect of holding out. एक अच्छी बात ये भी होती है कि वास्तविकता में ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये पार्टनर तो होते नहीं है, आपको भी पता है. दे आर जस्ट क्रिएटिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग. तो वैसे इनका कोई पार्टनरशिप में कोई इनका कोई रोल नहीं है, ना इनको कोई इसमें राइट दिया जाता है, ना कोई ये प्रॉफिट शेयर कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन इनकी लाइबिलिटी बनती है, और लाइबिलिटी उस आदमी के प्रति बनती है जिसने इस मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर इस पर विश्वास कर कर वहां पर उस फर्म में कोई पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ होल्डिंग आउट. सबसे पहली बात होती है, इट डज नॉट अप्लाई टू द केसेस ऑफ टॉर्ट्स. अगर ऐसा है कि किसी लाइक जो ABCD हमारे केस में जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कोई गलत काम किया है, टॉर्ट किया है. टॉर्ट मतलब होता है कोई क्रिमिनल ऑफेंस टाइप किया है, लाइक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी चांटा मार देना, किसी की पब्लिक प्लेस पर कोई लाइक एम्बेरसिंग उसको फील कराना, इंसल्ट कर देना. दीज आर द केसेस ऑफ द टॉर्ट्स. तो टॉर्ट्स के लिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. या अगर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आप उसके बदले रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का दिवालिया निकल जाए, in that case he would not be responsible at all for any kind of the investor XYZ. किसी के लिए भी वो responsible नहीं होगा. So these are the exceptions to the holding out. I believe that the lecture is useful to you and you all are getting the important concepts related with all the like kinds of the partners and the differences in the company and partnership. We will continue our journey to this discussion again with our lecture number 4. And thanks for your concentration.